Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing well. So yeah, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेट एमसीक्यू का. ठीक है, तो अभी लाइक हमारे यहाँ आईटीटी के सेकंड पेपर के लिए जो बैच हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं. ठीक है, रिकॉर्डेड एंड लाइव. तो जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो जल्दी से जाके लें. एंड इसके ऊपर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, है ना. जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. या तो लेट्स स्टार्ट. अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो उसमें क्या है, विच टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव एमिटर हैज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ. वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा एमिटर है, जैसे बीटा डीके के बारे में पढ़ा है, अल्फा डीके के बारे में पढ़ा है, गामा डीके के बारे में पढ़ा है ना. तो वो इन्होंने कहा है कि विच टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव एमिटर, कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव एमिटर. रेडियो एक्टिव एमिटर यानी कि जिसके अंदर से ये पार्टिकल्स की एमिशन हो रही है, ठीक है, जो कि अनस्टेबल है. बेसिकली जो भी न्यूक्लियाई अनस्टेबल है वो ये एमिटर होएगा, रेडियो एक्टिव एमिटर. तो विच टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव एमिटर हैज अ लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ. तो इनमें से कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव एमिटर है जिसका जो हाफ लाइफ है वो सबसे ज्यादा होता है. यानी कि बेसिकली कोई जो ऐसा पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल्स में से अल्फा की एमिशन भी होती है, बीटा की एमिशन भी हो सकती है और गामा की एमिशन भी हो सकती है. तो बेसिकली जो पार्टिकल है ना अल्फा एमिटर, तो जिन न्यूक्लियाई में से अल्फा की एमिशन होती है, अल्फा पार्टिकल की एमिशन होती है, वो वाला न्यूक्लियाई का जो हाफ लाइफ है वो लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होता है इन कंपैरिजन विद बीटा और गामा देखें तो. सबसे ज्यादा जो हाफ लाइफ टाइम लेता है, हाफ लाइफ अपना डिके होने के लिए, वो है अल्फा एमिटर्स. यानी कि जिन न्यूक्लियाई में से अल्फा पार्टिकल्स की एमिशन होती है वो जो रेडियो एक्टिव एमिटर्स होते हैं उनका हाफ लाइफ बहुत ज्यादा लॉन्गेस्ट होता है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है. ठीक है, तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो एक ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अल्फा एमिटर. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास विच न्यूक्लियाइड इज अ पेरेंट फॉर अ डिके सीरीज. इनमें से कौन सा जो न्यूक्लियाई वो पेरेंट न्यूक्लियाई की तरह एक्ट कर रहा है इन अ डिके सीरीज. देखो हम न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर बेसिकली देखते हैं कि जो यूरेनियम है उसके ऊपर जो न्यूक्लियॉन है उसको बम्बार्ड करवाते हैं तो वो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रेक हो जाता है अदर डॉटर न्यूक्लियस के अंदर और उसमें से भी जो है 3 तरह के न्यूक्लियॉन्स बाहर निकलते हैं. ठीक है, न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं. तो यहाँ तो बेसिकली हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है इस सीरीज के लिए, डीके सीरीज के लिए, वो यूरेनियम होता है, यूरेनियम 238. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा फिर वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूरेनियम. नेक्स्ट है हमारे पास द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रिनो वॉज पॉस्टुलेटेड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन. जो न्यूट्रिनो का पॉस्टुलेट था, लाइक जो न्यूट्रिनो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो किस थ्योरी के अंदर, जो न्यूट्रिनो की एग्जिस्टेंस थी वो किस थ्योरी के अंदर जो है एक्सप्लेन की गई थी, सामने आई थी. न्यूट्रिनो को हमें पहले नहीं पता था क्योंकि न्यूट्रिनो को डिटेक्ट ही नहीं किया गया था. लेकिन जब हमने बीटा डीके के बारे में देखा तो हमारी जो पैरिटी था उसका वायोलेशन हो रहा था. ठीक है, पैरिटी वायोलेशन के अंदर न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के बारे में स्टडी किया था. तो यहाँ वो जब हम बीटा डीके को स्टडी कर रहे थे तो उस केस के अंदर हमने चेक किया था कि जो पैरिटी वो वायलेट कर रही है और पैरिटी वायलेशन के चक्कर के अंदर वो वहां पे जो है न्यूट्रिनो की पता चल गया था कि हाँ कुछ ऐसा पार्टिकल है जो कि चार्जलेस है, मासलेस है, जो कि इंटरेक्ट नहीं कर रहा है बेसिकली. तो ऐसा पार्टिकल जो है वो बीटा डीके के अंदर जो है फाइंड आउट किया गया था. तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा फिर वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बीटा डीके. नेक्स्ट हमारे पास है द पार्टिकल्स कैरिंग द स्ट्रॉन्ग फोर्स आर कॉल्ड. तो इनमें से कौन सा पार्टिकल है जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स कैरी कर रहा है. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स तो हो ही नहीं सकता, है ना. इलेक्ट्रॉन्स के अंदर तो वो सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड द कूलम फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है, फोटॉन्स और ग्लूऑन्स. तो कंफ्यूजन इसके अंदर आ जाता है कि फोटॉन्स है या ग्लूऑन्स है. ग्लूऑन्स ज्यादातर कॉमन नेम नहीं है इतना, ठीक है, इतना नहीं सुना होता स्टूडेंट्स ने. तो और जो फोटॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और उनको लगता है कि लाइक जो फोटॉन्स है उनके अंदर न्यूक्लियर फोर्स लगता है. और हमें पता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो कि नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है. बेसिकली ये पढ़ा होता है स्टूडेंट्स ने ज्यादातर. तो वो फोटॉन्स को मार्क कराता है कि फोटॉन्स के अंदर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है लग रहा है. ठीक है, तो बेसिकली जो है फोटॉन्स नहीं है उस चीज का, पार्टिकल कैरिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज ग्लूऑन्स. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है ना वो ग्लूऑन्स होता है. क्यों ऐसा क्यों होता है कि देखो जो फोटॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, और हमें पता है कि फोटॉन्स के अंदर जो है जो फोटॉन्स हैं वो भी फोटॉन्स, सॉरी यहाँ पे फोटॉन्स लिखा हुआ है एक्चुअल में, ठीक है, फोटॉन्स है ना कि
लाइक प्रोटॉन्स, माइंड में प्रोटॉन्स चला गया, फोटॉन्स है, दिस इज फोटॉन्स। तो यहाँ फोटॉन्स भी नहीं हो सकता है ना, फोटॉन्स के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि बेसिकली फोटॉन्स जो हैं वो दूसरे पार्टिकल्स हैं। तो जो ग्लूऑन्स है ना, ये ग्लूऑन्स वन ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स है। कैसे? ये हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, बेसिकली जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये क्वार्क से बने होते हैं, ये भी 3 क्वार्क से, ये भी 3 क्वार्क से। और जो चीज प्रोटॉन्स के अंदर का कॉन्स्टेंट्स को जोड़े रखती है, यानी कि बेसिकली जो चीज क्वार्क्स को जोड़े रखती है, वो वाला जो फोर्स है उसको ग्लूऑन्स बोला जाता है। ठीक है, हमें पता है कि हमने न्यूक्लियर फोर्सेस के अंदर पढ़ा था कि जो चीज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़े रखती है, मिजोन्स है ना, एक पार्टिकल का एक्सचेंज होता है विच इज नोन एज मिजोन्स। तो उन पार्टिकल के एक्सचेंज की वजह से जो हमारा बेसिकली जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर सेटल्ड रहते हैं। सिमिलरली जो प्रोटॉन्स है वो आगे क्वार्क्स से बना हुआ है, तो जो क्वार्क्स है वो कैसे पर्टिकुलर पार्टिकल्स के अंदर जुड़े रहते हैं, वो है ग्लूऑन्स। ठीक है, तो क्वार्क्स के अंदर कॉन्टिन्यूसली ग्लूऑन्स पार्टिकल की एक्सचेंज होती रहती है, और उस एक्सचेंज से जो पार्टिकल्स जो हैं कंबाइंड फॉर्म के अंदर रहते हैं, वो जो पार्टिकल है वो है ग्लूऑन। और अभी तक हम इन क्वार्क्स को अलग अलग नहीं कर पाए हैं, है ना। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हमने अलग, प्रोटॉन्स को हमने अलग कर दिया, प्रोटॉन्स को हमने उसके कांस्टेंट, जैसे बेसिकली जो एटम है उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो एंड उसके बाद जो है हमारे पास जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के कांस्टेंट पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस के कांस्टेंट पार्टिकल्स है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस को भी हमने अलग कर दिया, बट जो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, है ना, उनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो है क्वार्क्स। बट क्वार्क्स के कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन है, उनको अभी तक हम नहीं जान पाए, क्योंकि क्वार्क्स को जब भी हम तोड़ने की कोशिश करते हैं वो नेक्स्ट अदर किसी एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ग्लूऑन्स इतना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है कि इनको अलग ही नहीं होने देता है। ठीक है, तो बेसिकली ग्लूऑन्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स दैट पार्टिकल्स कैरिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड कीपिंग इट्स एम्पलीट्यूड कांस्टेंट इट्स एनर्जी विल बी। वो कह रहे हैं कि अगर लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम को डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम के अंदर द टोटल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के अंदर जो टोटल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, एंड वी नो कि ओमेगा इज, अब यहाँ पे ऑब्वियसली लेंथ दे रखा है ना, लेंथ दे रखा है, लेंथ और एनर्जी का रिलेशनशिप पूछ रहे हैं। तो एनर्जी और लेंथ, अभी एनर्जी के फॉर्मूला में तो कहीं पे लेंथ हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें मतलब लेंथ यहाँ पे लानी पड़ेगी। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ जी बाई एल। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या है, इज इक्वल्स टू हाफ m g बाई एल हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है और a स्क्वायर। अब हाफ कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और a वो कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रखा गया है। तो फिर जो हमारे पास e है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1 बाई एल के। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिर वो हो जाएगा d, दैट इज हाफ्ड। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर लेंथ को डबल करेंगे, अगर लेंथ को मैंने डबल कर दिया तो एनर्जी हाफ हो जाएगी ना, बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर है। तो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज हाफ। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज, जो फोर्स कांस्टेंट की जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ओवर डैम्प्ड रिजल्ट्स इन। जो ओवर डैम्पिंग है ये हम पढ़ चुके हैं मैकेनिकल ऑसिलेटर के केसेस के अंदर, है ना। ओवर डैम्पिंग क्या होता है, डैम्पिंग क्या होता है, एंड जो भी डैम्प्ड ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस है ना, वो सारे केसेस पढ़ चुके हैं। तो ओवर डैम्पिंग रिजल्ट्स इन, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्लो रिटर्न टू इक्विलिब्रियम। जो हमारे पास क्रिटिकल डैम्पिंग है और जो हमारे पास ओवर डैम्पिंग है, ठीक है, इन दोनों का जो केसेस है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, कि इन दोनों के अंदर ही ऑसिलेशंस अक्कर नहीं करती हैं। ठीक है, इन दोनों के अंदर ही ऑसिलेशंस अक्कर नहीं करती हैं, लेकिन इनके साथ एक डिक्रीजिंग टर्म होती है जो एक्सपोनेंशियल टर्म होती है, ए एक्सपोनेंशियल ऑफ समथिंग, है ना। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है डिक्रीज होना, तो ये वाली टर्म होती है, इससे डिक्रीज होते हैं। तो देखो अगर ओवर डैम्पिंग है तो ओवर डैम्पिंग के अंदर क्या है, जो पार्टिकल हमारा रेस्ट पे आता है बहुत ज्यादा स्लो, बहुत ज्यादा टाइम लेता है रेस्ट पे आने के लिए। सिमिलरली क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर इतना ज्यादा टाइम नहीं लेता, ऑसिलेशन तो उसके अंदर भी नहीं होती, बट टाइम उसके अंदर कम लगता है। तो अगर क्रिटिकल डैम्पिंग आ जाए तो हमारे पास जो है फास्टर तो नहीं रिटर्न टू इक्विलिब्रियम, बट हाँ इन कंपैरिजन विद ओवर डैम्पिंग तो है वो जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो ओवर डैम्पिंग के अंदर हमारे पास स्लो रिटर्न टू इक्विलिब्रियम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है इन द क्वार्क मॉडल द ट्रिपलेट ऑफ मिजोन्स हैज, अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो जो ये हमारे पास मिजोन्स है इनकी जो स्ट्रेंजनेस है वो जीरो होती है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड दिस काइंड्स ऑफ मिजोन, इनकी जो स्ट्रेंजनेस है वो जीरो है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंज क्वार्क से नहीं बने हुए हैं तो इनकी स्ट्रेंजनेस जीरो है। तो देखो स्ट्रेंजनेस जीरो किसके अंदर आ रही है, इन दो ऑप्शंस के अंदर आ रही है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के अंदर। अब हम चेक कर लेते हैं कि आइसोस्पिन किसका है। तो देखो आइसोस्पिन का फॉर्मूला होता है ना 2i+1 इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये 3 वाली कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर 2 वाली कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं ये मिजोन्स तो 2 आ जाता है, यानी कि तो 2i+1 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ अब हम आई फाइंड आउट कर लेंगे वो कितना आएगा, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2, तो 2i इज इक्वल्स टू 2, i इज इक्वल्स टू 2/2 दैट इज 1। तो आइसोस्पिन कितनी आ गई, 1 आ गई। तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, दैट इज आइसोस्पिन इज इक्वल्स टू 1 एंड CH इज इक्वल्स टू 0। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के जब हम कंजर्वेशन वाला टॉपिक कर रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, तो उस केस के अंदर ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये पर्टिकुलर केस दे रखा है, द पार्टिकल एक्सिस, यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली एक बता रखी है इक्वेशन, तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो x होएगा वो क्या होएगा। अभी यहाँ पे प्लस न्यू ही लिखा हुआ है ना, न्यूट्रिनो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ अब यहाँ पे देखो जो कार्बन है वो नाइट्रोजन के अंदर चेंज हो गया, तो यहाँ पे 6 था, यहाँ पे आ गया 7। तो ये वाली जो पर्टिकुलर x है ऑब्वियसली कंजर्वेशन चाहिए ना हमें, तो ये इस चीज को हमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कंजर्व करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से एलिमेंट लगाना पड़ेगा ताकि जो प्रोडक्ट है वही रिएक्टेंट की तरह, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम हो जाए। तो यहाँ पे देखो n 7 13 और यहाँ पे अगर मैं -1 0 लगा दूं यानी कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मास नंबर जो है रिमेन कांस्टेंट है ना, मास नंबर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज हो रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखो 7 - 1 क्या हो जाएगा 6, तो ये इस तरह से बना, तो दैट्स वाई इस पूरी रिएक्शन को लाइक इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए, मतलब ऑब्वियसली कंजर्व रखने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। E -1 0 चार्ज को कंजर्व रखने के लिए बेसिकली इलेक्ट्रॉन आएगा, तो E -1 0 ये इलेक्ट्रॉन्स का होता है, तो यहाँ पे जो 9th का फिर ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंटी इलेक्ट्रॉन मतलब होता है पॉजिट्रॉन, +1 0, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 5 होता, कोई 5 वाला बनता, तो यहाँ पे फिर पॉजिट्रॉन आ जाता, यानी कि एंटी इलेक्ट्रॉन आ जाता। तो यार इसका जो फिर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वाई आर न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स। जो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स होते हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल से, तो ऑप्शन देखते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स डिपेंड अपॉन द अट्रैक्टिव फोर्सेस, जरूरी नहीं है, रिपल्सिव फोर्सेस भी उसके अंदर लगते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स डिपेंड्स ऑन अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स आर 100 टाइम्स ग्रेट, नहीं वो तो छोटे होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन, नहीं इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स का तो न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो इसका फिर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन सब के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर बी ही है कि न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स डिपेंड्स अपॉन द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑसिलेशंस बिकेम्स डैम्ड। ऑसिलेशन डैम्ड क्यों हो जाती है, डैम्ड मतलब टाइम के साथ जो है उनका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाता है, ऑसिलेशन रेस्ट पे आ जाती है आफ्टर सम टाइम। तो हमारे पास क्या है, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंजेंटियल फोर्स, पैरेलल फोर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जो है ना आ जाती है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो हमारी ऑसिलेशंस है वो डैम्ड हो जाती है, ठीक है। अभी लाइक हमारे यहाँ साइंस के मास्टर कैडर की कोचिंग्स दी जा रही हैं, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, एसएस, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। तो जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं ली है वो स्टूडेंट जाके अभी एडमिशन लें, और इसके रिलेटेड, कोर्सेज के रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और फ्री डेमोस भी हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग योर एग्जाम, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो है ना, तो उसकी जो अपडेट्स चाहिए, तो आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं है ना, कौन सा पेपर, अपना नेम, अपनी सिटी, मेल और फीमेल टाइप करके गिवन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। तो हाँ नेक्स्ट हमारे पास है
identify the condition which is not necessary for two light waves to be coherent। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसी ऑप्शन है जो कि टू लाइट सोर्स वेव्स के लिए कोहेरेंट की कंडीशन नहीं है, यानी कि कोहेरेंट के लिए ये चीज नेसेसरी नहीं है। दो लाइट वेव जब कोहेरेंट होते हैं तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, मतलब वो सेम मोनोक्रोमेटिक सोर्स से होने चाहिए, ठीक है, वो इन फेज होने चाहिए, सेम डायरेक्शन के अंदर होने चाहिए, है ना। तो और एंड दे मस्ट भी जो है कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। तो देखो दे द टू, वो कह रहे हैं कौन सी कंडीशन नहीं है, तो द टू वेव्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, ये तो होना चाहिए। द टू वेव्स शुड बी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये भी कोहेरेंट के लिए कंडीशन होनी चाहिए। कांस्टेंट और फेज डिफरेंस जो है वो 0 होना चाहिए, ये भी कोहेरेंट की कंडीशन है। द टू लाइट सोर्स शुड बी नैरो, तो ये तो कोहेरेंट की कंडीशन नहीं है, नैरो नहीं भी हो तो भी कोहेरेंट हो सकता है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, यानी कि ऊपर वाली जो तीनों कंडीशन है ये कोहेरेंट के लिए मेन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो कोहेरेंट के लिए नहीं है, बल्कि वो इंटरफेरेंस की कंडीशन है कि दो स्लिट्स जो है वो नैरो होनी चाहिए, ये इंटरफेरेंस की कंडीशन है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। देन उसके बाद है फॉर द पेयर प्रोडक्शन फिनोमेना टू अकर टू फोटोन मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर देन दैट ऑफ, जो फोटोन है, पेयर प्रोडक्शन मतलब कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर का एक साथ बाहर आना विद द एमिशन ऑफ द गामा रेज। तो वो क्या है, पेयर प्रोडक्शन का जो फिनोमेना है टू अकर, अगर वो हम करवाना चाहते हैं तो जो फोटोन है उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए इन दोनों के रेस्ट मास के इक्वल, ठीक है। तो ही इससे ज्यादा होगी तो भी चलेगा, लेकिन इसके जितनी तो होनी चाहिए। तो 0.51 इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है, पॉजिट्रॉन का भी रेस्ट मास 0.51 होता है, तो इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगी तो वो 1.02 बनेगा, ठीक है। तो इसका जो फिर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना अगर हम अकर करवाना चाहते हैं, जो फोटोन है मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इक्वल हो या ग्रेटर हो, यानी कि दोनों के रेस्ट मास के इक्वल तो होनी चाहिए, तो ही वो निकलेगा ना पेयर प्रोडक्शन। तो यहाँ 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट विल बी द रेस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसमें से कौन सी एनर्जी है जो है रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो रेस्ट एनर्जी है वो 0.51 है, तो इसका भी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी ध्यान रखना है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की रेस्ट एनर्जी है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोलराइजेशन फिनोमिना एक्सप्लेन विच नेचर ऑफ लाइट। तो वो कह रहे हैं कि जो पोलराइजेशन वाला फिनोमिना है वो लाइट के किस नेचर को जो है एक्सप्लेन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज ट्रांसवर्स नेचर। हमें पता है कि जो डाइफ्रैक्शन वाले फिनोमिना है या फिर इंटरफेरेंस वाला फिनोमिना है या फिर पोलर हाँ ठीक है, डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस वाला फिनोमिना है वो लाइट के वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर इट इज अ ट्रांसवर्स और इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का फिनोमेना लाइट के ऑल ओवर वेव नेचर को बता रहे हैं कि ट्रांसवर्स भी हो सकती है एंड लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। तो पर्टिकुलर ये नहीं बता रहा कि ये वाला लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स, दोनों ही वेव जो है वो इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो पोलराइजेशन वाला फिनोमेना है ना, ये वेव नेचर को तो बताता है लाइट के, लेकिन कौन से वेव नेचर को बताता है, ट्रांसवर्स वेव नेचर को बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पोलराइजेशन फिनोमेना एक्सप्लेन द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द लाइट। तो बेसिकली ट्रांसवर्स नेचर को स्पेसिफिकली बता रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डज द डाइफ्रैक्शन बैंड ऑफ द ब्लू लाइट लुक इन कंपैरिजन विद द रेड लाइट। अब वो पूछ रहे हैं कि डाइफ्रैक्शन बैंड ऑफ ब्लू लाइट जो है इन कंपैरिजन विद द रेड लाइट कैसा रहेगा। नो चेंजेस, डाइफ्रैक्शन पैटर्न बिकम्स नैरो, डाइफ्रैक्शन पैटर्न बिकम्स ब्रॉडर, डाइफ्रैक्शन पैटर्न बिकम्स डिसअपीयर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वो होगा फ्रिंज विड्थ वाला सही, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो कलर चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जो कलर चेंजेस वाले फिनोमेना है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो डाइफ्रैक्शन बैंड ऑफ ब्लू लाइट लुक्स इन कंपैरिजन विद द रेड लाइट। अब ब्लू लाइट का डाइफ्रैक्शन पैटर्न पूछा हुआ है, यानी कि ब्लू लाइट के लिए इन कंपैरिजन विद रेड लाइट, अगर रेड लाइट होगी तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा, डाइफ्रैक्शन जो उसकी फ्रिंज विड्थ है वो भी बड़ी बड़ी बनेगी और दूर दूर बनेगी आपस में, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्लू लाइट का देखें तो इसकी जो वेवलेंथ है ब्लू लाइट की इन कंपैरिजन विद रेड लाइट वो कम है, तो उसका जो फ्रिंज विड्थ है वो भी कम होएगी, है ना। यानी कि डाइफ्रैक्शन पैटर्न बिकेम्स नैरोअर,
नैरोर हो जाएगा, डिसअपियर नहीं होएगा, ब्रॉडर नहीं होएगा, रेड लाइट के लिए ब्रॉडर है, नो चेंजेस, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज डाइफ्रैक्शन पैटर्न बिकेम्स नैरोर, वो नैरोर हो जाएगा क्योंकि जो ब्लू लाइट की वेवलेंथ है इन कंपैरिजन टू रेड लाइट वो कम है, तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डाइफ्रैक्शन पैटर्न बिकेम्स नैरोर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड, जो लोकस है ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट की ही डेफिनेशन है ना। इसको अगर मैं और अच्छे से समझाऊं कि क्या बोल रहे हैं लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाला सिस्टम, क्या बोल रहे हैं कि अगर हम किसी स्टोन को किसी वाटर मतलब ऑब्वियसली स्टैंडिंग वाटर के अंदर थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या है, डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से और वेव्स बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कुछ इस तरह से वेव बननी शुरू हो जाती हैं। अब ये तो खैर मैं बहुत ज्यादा कम वेव दिखा रही हूँ, बट बहुत ही कम स्पेसिंग के साथ जो है वो वेव्स बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोला लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ मीडियम, वाटर इज अ मीडियम, है ना। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स यानी कि अगर हम सभी के क्रस्ट या फिर सभी के ट्रफ को इस तरह से मैच कर दें तो ये वाला जो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये एक वेवलेट को रिप्रेजेंट करेंगे और ये सारे एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ जो है एक ही फेज के साथ बेसिकली वाइब्रेट कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर मैं इस सारे लोकस को मैच कर दूं, ठीक है, तो अगले वाले जो सारे पॉइंट्स है जब मैं इन पॉइंट्स के लोकस को मैच करूंगी तो ये नेक्स्ट वेवलेट बन जाएगा और ये सारे सेम फेज के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन अ मीडियम वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज, ये वेव फ्रंट की डेफिनेशन ही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दैट इज वेव फ्रंट। या नेक्स्ट हम चेक करते हैं, नेक्स्ट क्या बोला हुआ उन्होंने, द कलर्स ऑन अ सॉप बबल इज ड्यू टू, सॉप बबल के ऊपर जो कलर आता है वो किस वजह से होता है। सॉप बबल का हमने एग्जांपल पढ़ा था कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के अंदर जो है सॉप बबल वाला सिस्टम एग्जांपल लिया था, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ठीक है, तो या अभी इसका जो करेक्ट ऑप्शन फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस थिन फिल्म के अंदर सॉप बबल्स और या फिर सॉइल के ऊपर जो ऑयल की लेयर होती है, ऑयल का ऑप्शन भी अगर आ जाए ना, ऑयल के अंदर जो है डाइफ्रैक्शन का कभी कभार हमें दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देता है, कलर्स दिखाई देते हैं इन ऑर्डर, उसके ऊपर अगर वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं तो वो भी इंटरफेरेंस की वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडिकेट्स दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है सही कि जो हमारे पास लाइट वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर है। हमने अभी पढ़ा कि जो लाइट वेव्स की ट्रांसफेरेंस है उसको कौन बताता है, पोलराइजेशन वाली चीज बताती है। तो लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, लाइट वेव्स शो इंटरफेरेंस, लाइट वेव्स अंडरगो डाइफ्रैक्शन। ये तो वेव नेचर को बता रहा है, स्पेसिफिकली नेचर को नहीं बता रहा। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता कि लाइक पोलराइजेशन वाली लाइट किस चीज को बता रही है तो ये ऑप्शन देखो, हमें पता है कि जो इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन है ये किसी भी वेव से हो जाता है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल या वो ट्रांसवर्स है, मतलब वेव नेचर को बता रही है बेसिकली, लाइट के पर्टिकुलर नहीं बता रही कि कौन सी वेव है। तो ठीक है, ये दोनों तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, दे ट्रैवल इन अ वैक्यूम, तो ये भी नहीं है। तो लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, तो इसका भी जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास eigen 8 dipoles of charges of magnitude E are placed inside the cube, the electric flux coming out of the cube, ये क्यूब है। ठीक है, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आएगी कमिंग आउट, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि 8 डाइपोल्स हैं, डाइपोल्स वो भी किसके अंदर पड़े, इनसाइड द क्यूब, यानी कि क्लोज सरफेस, यानी कि यहाँ पे गॉस थ्योरम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गॉसियन सरफेस की तरह कौन एक्ट कर रहा है, क्यूब, तो यहाँ पे जो गॉस थ्योरम लगेगी उसके जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, हमें बेसिकली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट, तो चार्ज एनक्लोज्ड हमें देखना है बस। तो 8 डाइपोल्स है, 8 डाइपोल्स हैं तो मतलब यानी कि प्लस माइनस इवन नंबर, प्लस माइनस और इवन नंबर नहीं हुए फिर भी जो है वो डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वो डाइपोल्स है बेसिकली। ठीक है, और है भी 8 तो वो तो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 8 डाइपोल्स है ना, प्लस माइनस एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज एनक्लोज हो जाएगा फिर वो क्या हो जाएगा, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फिर फ्लक्स एनक्लोज क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट इज 0, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द हाइगन्स वेव थ्योरी, वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा फिनोमिना जो है वो हाइगन्स वेव थ्योरी को नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, तो हाइगन्स वेव थ्योरी है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता, देखो बेसिकली जो हाइगन वेव थ्योरी है ना वो वेवलेट्स
को डिफाइन करा था, उसने सारा वेवलेट्स को डिफाइन करा था कि किस तरह से जो वेवलेट्स बनते हैं, किस तरह से जो पर्टिकुलर हर प्राइमरी वेवलेट है वो आगे सेकेंडरी वेवलेट का काम करता है ना। जो लाइट है वो हमेशा फ्रंट के अंदर ही ट्रेवल कर रही है, बैकवर्ड्स के अंदर क्यों नहीं ट्रेवल कर रही है। तो हाइगन्स ने, वेव थ्योरी ने ये सब कुछ हमें बताया था। तो अगर आपको नहीं भी पता ना कि जो हाइगन्स ने क्या बताया था, तो भी आप इसका करेक्ट मार्क कर सकते हो। कैसे? अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाइगन्स वेव थ्योरी, यानी कि जो हाइगन्स है फिर उसने वेव नेचर के बारे में बताया होगा। तो डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, ये तो वेव वाली चीजों को ही रिप्रेजेंट कर रही है ना, ये तो वेव नेचर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि लाइट के पार्टिकल नेचर को डिफाइन कर रहा है। तो फिर कौन सी फिनोमिना नॉट हाइगन वेव थ्योरी को नहीं एक्सप्लेन कर रही होगी, वो होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले तो सारे वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंटरफेरेंस के अंदर भी वेवलेट्स हमने देखे, डायफ्रैक्शंस के अंदर भी चेक किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि लाइट के पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, when light suffers reflection at the interference between water and glass, the change of phase in the reflected wave is। तो ये हम खैर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा मोल्ड होके यहाँ पे आया है। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बता रखा कि जो पर्टिकुलरली हमारी जो वेव है वो डेंसर से रिफ्लेक्ट हुई है, बल्कि इन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हुई है एट द इंटरफेरेंस बिटवीन द वाटर एंड ग्लास, तो जब ये सपोज हमारे पास ग्लास है और ऊपर जो वाटर है, अगर यहाँ से बेसिकली हमारे पास जो वेव आ रही है, तो जो ग्लास है वो उसके लिए डेंसर मीडियम है, तो ये जो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करेगी, तो जो क्रस्ट है वो ट्रफ बन जाएगा, ट्रफ है वो क्रस्ट बन जाएगा। इनके अंदर जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 का आता है, और अगर पाथ डिफरेंस λ/2 का है तो फेज डिफरेंस हमारे पास पाई का होता है। ठीक है, तो फिर इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पाई। ठीक है, पाई इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेव्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। कौन सी वेव्स इनमें से टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज हो रही है, वो है रेडियो वेव्स, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है बहुत ज्यादा होती हैं और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमारे पास बहुत ही जरूरी है, और यू कैन से कि अच्छी रहती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज रेडियो वेव्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फेज एंगल रेंज डिफाइंड बाय द रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन कर्व। अब वो कह रहे हैं फेज एंगल की क्या वैल्यू होगी, जो कि रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन कर्व बता रही है, मतलब रेंज बेसिकली पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ आया ना, तो भी देखो, अगर आप लोगों ने सिर्फ रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन कर्व के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है ना, तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पे tan phi आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे ना जब हमने फेज एंगल फाइंड आउट मतलब किया था, तो उसके लिए हमने tan phi का फॉर्मूला लगाया था, लाइक m ओमेगा माइनस s बाय ओमेगा डिवाइड बाय r। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया था। तो बेसिकली यही फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखो, जो tan phi है हमारे पास, इसके अंदर देखो ये बेसिकली होता क्या है, इम्पीडेंस डिवाइड बाय डैम्पिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो tan phi की वैल्यू निकलती है इसको सॉल्व करने के बाद सारा, तो वो उसकी जो रेंज आती है वो +-1 के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ इसका फिर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, tan phi +-1। ठीक है, तो यहाँ अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, वो कह रहे हैं ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ ए at what displacement from the mean position, that is the potential energy है वो 1/4 times the total energy है। ठीक है, वो कह रहे बॉडी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो a है, कैसे डिस्प्लेसमेंट में मीन पोजीशन पे है, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/4 होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी है दे रखी है कि 1/4 है अपनी टोटल एनर्जी से, तो बस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करो, टोटल एनर्जी की वैल्यू पुट करो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। किस तरह से? जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है इन केस ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन वो है हमारे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, या यू कैन से कि x स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वो है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास 1/4 टोटल एनर्जी क्या होती है इनटू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, एम्पलीट्यूड a है तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसल, ये भी हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसल, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 4, एंड y हमारे पास क्या कितना आ जाएगा, यहाँ से जो y है वो हमारे पास कितना आ जाएगा
रूट ऑफ ए स्क्वायर बाय 4 दैट इज a बाय 2। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे a बाय 2 कहाँ पे, बी ऑप्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है वो a बाय 2 भी इक्वल आ जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, a बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। या अभी यहीं पे लाइक 25 तक ही देखते हैं। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज नेक्स्ट सेट के अंदर चेक करेंगे। उसके अलावा हाँ, इन ऑर्डर कि आपको सारी डिटेल्स आप लोगों के एग्जाम्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड हमारा फेसबुक पेज जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। या थैंक यू सो मच।